हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले बच्चों हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किए थे एंड उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही डिसोशिएशन एसोसिएशन के केस में किस तरह से वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो सेकेंड टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको डिस्कस करेंगे। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन सारे मॉडल को हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जिन लोगों ने अभी तक बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी है इस चैप्टर का, जिसमें मैंने वेपर प्रेशर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर के अंदर बताया था, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आइडिया दिया था, उसके बाद थर्ड लेक्चर जो था सोल्यूशन चैप्टर का उसमें मैंने रॉल्ट लॉ का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने डिफरेंट केसेस जो होते हैं रॉल्ट लॉ के उसको भी मैंने डिस्कस किया था। एंड देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहा जाता है उसके ऊपर भी हमारा पूरा डिस्कशन हुआ था। तो जिन बच्चों ने अभी तक रॉल्ट लॉ को नहीं देखा है उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों आप लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा अच्छे से जब तक आपको रॉल्ट लॉ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्यों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है अगर सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ये सारे केसेस मैंने ऑलरेडी रॉल्ट लॉ के अंदर डिटेल में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है विद प्रॉपर एग्जांपल्स। तो इसलिए सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले रॉल्ट लॉ वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिए। जब वो सारे कंसेप्ट आप लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब जाके ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इससे पहले जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है वो जाके रेफ़र कर सकते हैं। तब जाके आपको बच्चों ये वाला वीडियो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो टॉपिक है बच्चों आज का हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड इफ़ यू रिकॉल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों किसको कहा जाता है? ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो डिपेंड करता है सॉल्यूट के अमाउंट पे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। नेचर कैसा भी हो लेकिन अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था। इससे पहला वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 2 में। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों होता क्या है? लिक्विड का उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे वाटर की बात करूँ बच्चों, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर हम कितना कहते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 atm उसके बराबर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे आपका जो गिवन लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, हम उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ना सेकेंड, ये जो पैरा बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है इसको ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द रॉल्ट लॉ। क्या है यहाँ पे? इसमें यही लिखा है कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हो सोल्यूशन बनाने के लिए, तो जो वेपर प्रेशर हमारा सोल्यूशन का होता है वो डिक्रीज कर जाता है। मतलब वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। तो ये बात ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं रेफ़र किया है वो जाके पहले इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तब जाके आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है अगर सोल्यूशन हमने किस तरह के सॉल्यूट को यूज़ करके बनाया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज़ करके बनाया है। दूसरी बात, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर में कहा कि जो वेपर प्रेशर हमारा सोल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम है।
तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहूँ तो मैं क्या कहूँगी, बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर वेपर प्रेशर, हम ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लेस है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है तो हम बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट हमारा होगा प्योर सॉल्वेंट, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा और जो सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो भी डिफरेंस है बच्चों, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डेल्टा टीबी इज नथिंग बट सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, जिसको मैं टीबी एस से इंडिकेट करूंगी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एस यहाँ पे सोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट हम किसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को सजेस्ट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उनके ही बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेल्टा टीबी, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज़ हुआ है सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर, वही डिफरेंस आपको क्या देगा बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देगा। इसको हम यहाँ पे ग्राफिकली समझ लेते हैं कि एक्चुअली में डेल्टा टीबी को हम ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। तो बच्चों अगर मैं किसी भी टेम्परेचर पे, अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे मैंने क्या किया, वाटर को यूज़ कर लिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट हमारा वाटर है। उसके अंदर मैंने क्या किया, सपोज इसके अंदर यूरिया को डाल दिया, और यूरिया बच्चों क्या है, हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। यूरिया को जैसे ही हम डाल देंगे सॉल्वेंट में और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम नोटिस क्या करेंगे कि अगर सपोज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा पी नॉट है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर पी एस है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पी नॉट की वैल्यू पी एस से ज़्यादा होगी। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप इन दोनों का वेपर प्रेशर निकालोगे, सॉल्वेंट का एंड सोल्यूशन का, तो आपको उस कंडीशन में क्या मिलेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं बच्चों, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है उसमें आप किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा देख पा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए यहाँ पे है और वेपर प्रेशर ऑफ सी यहाँ पे है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए ज़्यादा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट ए हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, और पॉइंट सी किसको इंडिकेट कर रहा है, सोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट हमने ऊपर रखा है जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो प्योर सॉल्वेंट का है, और जो पॉइंट नीचे है हमारा बच्चों वो किसका वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर बच्चों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये सारा चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सेकेंड लेक्चर जो है सोल्यूशन चैप्टर का, उसमें आप लोगों को बताया है कि किस तरह से वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह से ये टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है, ये सारे रीज़न ऑलरेडी हम सेकेंड लेक्चर के अंदर दे चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट हमें पता चल गया कि ये सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, सिंस वेपर प्रेशर और टेम्परेचर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे जाके आप देख सकते हो कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो चुका है, 1 atm, और 1 atm हमारा क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
मतलब पॉइंट एक्स पे आने के बाद सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो चुका है। दिस पॉइंट इज 1 atm। तो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाता है, उसी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे आपका लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो ये जो पॉइंट एक्स के करस्पॉन्डिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द प्योर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम ये कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको मैं किससे इंडिकेट कर रही हूँ, TB नॉट से इंडिकेट कर रही हूँ। उसी तरह से अगर हम सॉल्वेंट के जगह पर सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन हमारा कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है बच्चों, C पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन के केस में भी क्या करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो चुका है बच्चों, 1 atm के बराबर। मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है हमारा, यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा। तो बच्चों अब देखो ये जो पॉइंट है, लेट अस इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मान रही हूँ P पॉइंट और इस पॉइंट को मैं Q पॉइंट मान रही हूँ। तो P पॉइंट किसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट का, और Q पॉइंट किसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन का। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। वही डिफरेंस हमारा क्या इंडिकेट करता है बच्चों, डेल्टा TB, और डेल्टा TB को ही क्या कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि डेल्टा TB इज़ नथिंग बट प्योर जो हमारा सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, दोनों के बीच का डिफरेंस इंडिकेट करता है। तो डेल्टा TB हमने क्या लिखा बच्चों, डेल्टा TB इज नथिंग बट TBS, मतलब हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हमने कर दिया बच्चों। तो TBS माइनस TB नॉट हमारा हो गया, जहाँ पे TBS हमारा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट करता है और TB नॉट हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इंडिकेट करता है। सेकेंड थिंग, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा डेल्टा TB है, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये एक तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम थोड़ा प्रूव करने वाले हैं कि एक्चुअली में इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा क्यों जा रहा है। तो बच्चों देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसको कहा जाता है, ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन के, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 सोल्यूशन लिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे मान के चलो ये मेरे पास यूरिया है, जिसको मैंने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बनाया है, एंड इसी तरह से मान के चलिए यहाँ पे एक और बार मैंने सेम सॉल्यूट को लिया है और सेम सॉल्वेंट को भी लिया है और मैंने सोल्यूशन बना दिया। बट यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि मैंने जो पहला सोल्यूशन बनाया है बच्चों, उसमें लेटर से मैंने क्या किया, यूरिया का 0.1 मोल को ऐड किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड सोल्यूशन के अंदर लेटर से मैंने 0.5 मोल यूरिया का ऐड कर दिया, मतलब कहाँ पे आपका सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सेकेंड सोल्यूशन के अंदर। लेटर से इसको मैं यहाँ पे मान रही हूँ W और इसको Z मान रही हूँ। तो W और Z को अगर कंपेयर करोगे तो Z वाले सोल्यूशन के अंदर बच्चों क्या है, यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बच्चों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी रॉल्ट लॉ के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है बच्चों, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे वेपर प्रेशर कम रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि W और Z के बीच में वेपर प्रेशर किस सोल्यूशन का ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर बच्चों A हमारा अभी भी सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट अभी भी सॉल्वेंट को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट अभी भी मैंने क्या लिया है, दोनों ही केस में वाटर को ही लिया है। एंड जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा सोल्यूशन से तो ज़्यादा ही होगा। तो लेट अस से पॉइंट A हमारा सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट को।
उसके बाद ये जो पॉइंट है ये W और Z के लिए हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो W यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें क्वांटिटी कम है सॉल्यूट की, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो पॉइंट हमारा Z होगा वो आपका W के नीचे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये Z है। क्यों इसको नीचे लिखा बच्चों, क्योंकि Z वाले सोल्यूशन के अंदर क्वांटिटी क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ज़्यादा है। क्वांटिटी अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ज़्यादा होती है तो वेपर प्रेशर कम होती है। तो अगर बच्चों में Z वाला जो सोल्यूशन है अगर उसके लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि अगर इस सोल्यूशन का भी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये इस पॉइंट पे जाके देख सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो चुका है, 1 atm के बराबर। मतलब जो जेड सोल्यूशन होगा ये बॉयल करेगा अब इस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे, राइट। तो अगर मैं Z सोल्यूशन के लिए एलिवेशन को कैलकुलेट करूं तो एलिवेशन हम कैसे निकालते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर एंड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। तो प्योर सॉल्वेंट तो अभी भी वाटर ही है, सॉल्वेंट तो मैंने यहाँ भी वाटर ही लिया है, लेकिन अब आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर Z वाले का यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों एलिवेशन अब हमारा क्या हुआ है, ये W वाले के लिए कौन सा एलिवेशन है, W वाले के लिए ये एलिवेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एलिवेशन है, ये जो डिफरेंस है ये W के लिए है, और ये जो एलिवेशन है ये हमारा किसके लिए है बच्चों, Z के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर है हमारा वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है, एक्चुअली में ज़्यादा किसका होगा, Z के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, और Z के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये डिफरेंस भी क्या होगा सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का, वो भी बढ़ता जाएगा। इसी से कंक्लूजन क्या निकाला जा रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के क्वांटिटी पे। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, और जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट का क्वांटिटी ऐड करोगे सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो एलिवेशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो चेंज है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच के बॉइलिंग टेम्परेचर का वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसी के बेसिस पे हम कंक्लूड क्या करेंगे बच्चों, कंक्लूड ये करेंगे कि डेल्टा टीबी जो है ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज हम देख सकते हैं जैसे जैसे सॉल्यूट आप बढ़ाओगे सोल्यूशन के अंदर वैसे वैसे यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अगर ये बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टीबी को हम यहाँ पे मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, क्योंकि मोलालिटी बच्चों क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा सॉल्यूट का तो मोलालिटी भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है सोल्यूशन में, और सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा टीबी भी इंक्रीज होगा क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारा डेल्टा टीबी है उसको मोलाल कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, और हम कहते हैं कि डेल्टा टीबी जो है सिंस ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मतलब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे मोलालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोलालिटी है हमारा, इस मोलालिटी के अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है, इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को जब जो हम हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे KB मिलेगा। KB एक कांस्टेंट है। ये इक्वेशन आपको तब लगाना है बच्चों जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करोगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस जो आयन नहीं बना सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो वैसे केस में ये इक्वेशन आपको यूज़ करना, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के सिंपली आप KB लगा दो। लेकिन अगर बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए आप बात कर रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो एज अ सॉल्यूट के तौर पे, जैसे NaCl हो
गया या MgCl2 हो गया या एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो आयन जनरेट कर सकते हैं, वैसे केस में हमें वेंट ऑफ फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये बातें बच्चों मैंने आप लोगों को पिछला जो लेक्चर था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ना ये जो Kb है बच्चों, इसको हम कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इसको कहा जाता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्चुअली में Kb का एक्चुअल मतलब क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन को 1 रख दूं, I को अगर 1 रख दूं, तो डेल्टा TB हमारा किसके बराबर हो जाएगा? Kb के बराबर। मतलब Kb इज इक्वल टू डेल्टा TB व्हेन I इज इक्वल टू 1 एंड M इज इक्वल टू 1। अब डेल्टा TB को क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा TB को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है Kb इज एक्चुअली नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेनेवर द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1। ठीक है, जब सोल्यूशन की मोलालिटी 1 होती है तो उस 1 मोलाल सोल्यूशन के अंदर कितना एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, वही हमारा Kb इंडिकेट होता है। मतलब Kb का मतलब वही होता है, इट इज इक्वल टू elevation in boiling point whenever molality of the solution is 1 molal. Now what is the unit of Kb बच्चों? तो देखो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M है, तो KB कितना हो जाएगा बच्चों? KB विल बी इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन I इंटू M हो जाएगा। अब I तो यहाँ पे बच्चों एक नंबर होता है, ये तो यूनिट लेस होता है, और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। और डेल्टा TB को मैं केल्विन में भी लिख सकती हूँ, मैं डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकती हूँ। मतलब चेंज जो है टेम्परेचर का, उसको आप डिग्री सेल्सियस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको वहाँ पे केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं सपोज इसको केल्विन स्केल में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो केल्विन अपॉन I यहाँ पे यूनिट लेस है, मोलालिटी को मोल पर केजी हमने लिख दिया, तो उसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। अगर डिग्री सेल्सियस में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स केजी। तो ये हमारा यूनिट होता है Kb का। दूसरी बात, Kb के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि Kb डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, और हर सॉल्वेंट का जो Kb होता है वो डिफरेंट होता है। अगर सपोज एक बार आपने बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया, ठीक है, तो वहाँ पे उसका Kb कुछ और होगा। अगर दूसरे सोल्यूशन को बनाने के लिए लेटेस्ट से बेंजीन के जगह पे आपने वाटर को यूज़ किया, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा उसका Kb कुछ और होगा। क्योंकि अगर आप सॉल्वेंट को वेरी करोगे तो Kb की वैल्यू भी बच्चों वेरी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एक और बात, Kb जो होता है बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। आपने सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट को किस तरह का लिया है, किस नेचर का सॉल्यूट आपने लिया है, उस पे Kb का कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, Kb को निकालने का एक और फॉर्मूला है बच्चों। वैसे तो आपको जब न्यूमेरिकल्स होगा तो न्यूमेरिकल्स में 99.9% केसेस में Kb की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, बट बहुत ही रेयर केसेस में, मोस्टली आप लोगों को बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चंस होता है उसमें आ जाता है। समटाइम्स Kb को निकालने के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे Kb को निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा बच्चों। Kb इक्वल टू RTB नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 LV होता है, जहाँ पे R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी दोनों में से कोई एक वैल्यू आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किस यूनिट में पूछा गया है। अगर सपोज ये जो LV है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं, अगर ये आपका जूल में दिया है तो हम R के जगह पे 8.314 यूज़ करेंगे, और अगर ये कैलोरी में दिया गया है तो हम बच्चों यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे R के जगह पे 2 यूज़ करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस यूनिट में यूज़ करना चाहते हो, अगर आप जूल में यूज़ करना चाहते हो तो 8.314 यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कैलोरी में यूज़ करना चाहते हो तो 2 कैलोरी आप यूज़ कर सकते हैं। LV यहाँ पे बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया गया है। और TB नॉट हमारा क्या है? यहाँ पे TB नॉट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे सपोज अगर आपको वाटर का निकालना है बच्चों, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले आप उसको केल्विन स्केल में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो 373 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, R की वैल्यू ऐड कर दीजिएगा, और LV जो भी दिया होगा क्वेश्चन में आप उसकी वैल्यू पुट करके Kb का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ LV अगर आपको बच्चों डेल्टा HV दिया है, डेल्टा HV क्या होता है? मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। LV का मतलब होता है बच्चों 1 ग्राम के ऊपर
1 ग्राम पे हम निकालते हैं, और मोलार एंथैल्पी मतलब 1 मोल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आपको डेल्टा एच वी दिया होगा ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच वी एक्चुअली में मोलार मास इंटू एल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एल और डेल्टा एच के बीच में यही रिलेशन है कि डेल्टा एच वी इक्वल टू मोलार मास इंटू एल। तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एच वी अपॉन मोलार मास। तो ये वैल्यू हम जाके इस इक्वेशन में अगर पुट कर दे एल के जगह पे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में कैपिटल एम हमारा मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा एच बी हमारा मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है, और बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली ऊपर वाले ही टर्म्स हैं। नाउ जैसा कि ऊपर में मैंने कहा बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारे सोल्यूट होते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा टी वी किसके बराबर होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों तो आई के जगह पे 1 डाल देना। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है बच्चों, उसमें मैंने मोलालिटी को क्या किया, अब नंबर ऑफ मोल और मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, ताकि हम इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सके। तो यहाँ देखिए, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बट सॉल्वेंट का मास किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, केजी में। ना नंबर ऑफ मोल को मैं एन से इंडिकेट कर रही हूँ, और सॉल्वेंट के मास को मैं डब्ल्यू सॉल्वेंट, बट यहाँ पे केजी में लेना है। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ मोल को मैंने क्या किया बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलार मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट में डब्ल्यू बी ले रही हूँ, और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट में एम बी ले रही हूँ, और सॉल्वेंट के मास को मैंने डब्ल्यू ए से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मास आपने केजी में लिया है। बट अगर बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट का मास आपको किलोग्राम में ना देके लेट अस से ग्राम में दे रखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। और 1000 ऑटोमेटिकली ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको सॉल्वेंट का मास किस यूनिट में दे रखा है। अगर किलोग्राम में डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में दे रखा है, तो आप नीचे वाला एक्सप्रेशन आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटेशंस बच्चों जो जो यूज़ किए हैं उसी को लिखा गया है। डब्ल्यू बी यहाँ पे सॉल्यूट के मास को इंडिकेट कर रहा है, एम बी यहाँ पे मास ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है, डब्ल्यू ए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है। एंड डेल्टा टी बी तो ऊपर बता ही चुकी हूँ मैं कि सोल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस ले लीजिए। नाउ अब इस टॉपिक पे बच्चों किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस आने की, हमने हर पॉसिबिलिटी को यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो डायरेक्टली आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं नीट एंड जेई के अंदर, तो यहाँ पे हम उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब केबी। तो केबी आपको दे रखा है कितना बच्चों, 0.52। ठीक है, फिर कहा है कि 0.1 मोल ऑफ शुगर। अब शुगर कौन सा यहाँ पे सोल्यूट होता है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है बच्चों तो इसका मतलब इसका वेंटो फैक्टर 1 होगा। तो क्या कहा है कि 0.1 मोल ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 ATM। ठीक है, मतलब 1 ATM पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। तो इसका क्लियर मतलब आपको ये हिंट दे रहा है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM है। अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों 1 ATM है, तो प्योर सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है, तो वाटर का 1 ATM पे कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये हिंट दिया है 1 ATM कह के कि जो हमारा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट वाटर, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस लेना है ना। हमें सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर पता लगाना है बच्चों। अब डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। लेकिन क्या कहा मैंने कि जो हमारा शुगर है वो शुगर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आई यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन विल बिकम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 0.52 इंटू मोलालिटी हमारा कितना है बच्चों। तो मोलालिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे।
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमारा दिया है डायरेक्टली 0.1 मोल, और सॉल्वेंट का मास बच्चों यहाँ पे ग्राम में दे दिया है। तो ग्राम यहाँ पे 200, लेकिन उसको केजी में एक्सप्रेस करने के लिए 200 को क्या करेंगे, यहाँ पे 200 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये 1000 ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली सॉल्वेंट के मास को यहाँ पे न्यूमरेटर में डाल दिया है। और फाइनली यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, 0.52 इंटू 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.256। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या व्हाट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप सिर्फ इतना ही लिखते 0.256। तो डेल्टा टीबी हमारा 0.256 है, लेकिन डेल्टा टीबी एक्चुअली में होता क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा आप लोगों को कि डेल्टा टीबी आपका होता है सोल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। तो डेल्टा टीबी के सामने मैंने टीबी एस माइनस टीबी नॉट लिख दिया, और ये डिफरेंस हम निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 0.256। तो टीबी एस हमारा कितना होगा, टीबी नॉट आगे जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.256 के साथ, तो टीबी एस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.256। 100 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 100, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे पानी दिया है, वाटर दिया है। तो टीबी एस इक्वल टू 100 प्लस 0.256, इसको सॉल्व करेंगे तो 100.256 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और बात, अगर मान के चलिए बच्चों ऑप्शन में आपको डिग्री सेल्सियस में ना देके आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया है, तो आप बच्चों यहाँ पे TBS जो है उसको केल्विन में भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। द ओनली डिफरेंस विल बी TB नॉट अब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय कितना हो जाएगा 373 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, वहाँ पे 273 ऐड कर देंगे, तो ये 373 हो गया। अब इसमें डायरेक्टली आप 0.256 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और ऐड करेंगे तो आपको 373.256 केल्विन मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो डेल्टा टीबी आपको मिला है बच्चों, ये आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, आप केल्विन स्केल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर इसको सपोज सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो आप इस डिफरेंस को क्या करो, 100 डिग्री सेल्सियस या जो भी हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है उसके साथ ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अगर मान के चले अगर आपको केल्विन स्केल में निकालना है तो इसी सेम डिफरेंस को आपको क्या करना है, केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर के साथ ऐड करना है और सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है इस टॉपिक पे, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका वेंटो फैक्टर आपको 4 दे दिया है। अगर वेंटो फैक्टर 4 दिया है इसका मतलब जो आपने सॉल्यूट ले रखा होगा ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपका होगा। अब कहा क्या है बच्चों कि सॉल्यूट का वेंटो फैक्टर है 4 और ऊपर से उसका 20 ग्राम हमने 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना है। तो अब मुझे ये बताइए बच्चों, सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है, प्योर सॉल्वेंट तो हमारा वाटर ही है और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर हम कितना लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डेल्टा टीबी हम निकालने जाएंगे तो डेल्टा टीबी हमारा कितना होता है, डेल्टा टीबी हमारा होता है TBS माइनस TB नॉट। तो TBS हमारा है 105.2 डिग्री सेल्सियस और TB नॉट हमारा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डेल्टा टीबी बच्चों TBS माइनस TB नॉट के बराबर है और TBS हमारा सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर 105.2 डिग्री सेल्सियस दिया है और TB नॉट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, तो ये डिफरेंस हमें क्या दे देगा, डेल्टा TB की वैल्यू, और डेल्टा TB हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 5.2 आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M होगा, क्योंकि सिंस हमें I दे रखा है इसका मतलब सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो I के टर्म्स में हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब डेल्टा TB तो निकाल चुके हैं 5.2, तो यहाँ पे 5.2 डाल दीजिए। I हमें 4 दिया है, KB भी हमें दिया है कितना 0.52, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मोलालिटी मिल जाएगा। मोलालिटी हमें 5.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.52 मिलेगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 2.5 मोलाल आ जाएगा हमारा मोलालिटी। अब हमें तो मोलार मास बच्चों निकालना है सॉल्यूट का, तो मोलालिटी एक्चुअली में होता क्या है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट अगर ग्राम में दिया जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन ऊपर में मैंने डिराइव किया था बच्चों,
ये जो बचा हुआ टर्म है, ये सारे टर्म, ये हमारे टर्म्स कौन से हैं, मोलालिटी ही तो है, क्योंकि डेल्टा टी बी एक्चुअली में क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम होता है। तो आई इंटू के बी के सामने वाला जो टर्म है ये वाला, ये एक्चुअली में किसको इंडिकेट करता है, मोलालिटी को ही इंडिकेट करता है। तो हम क्या कहेंगे, मोलालिटी के जगह पे डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, तो डब्ल्यू बी यहाँ पे क्या है बच्चों, सोल्यूट के मास को इंडिकेट कर रहा है। मास हमें सोल्यूट का कितना दिया है, 20 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलार मास हमें निकालना है सोल्यूट का, क्वेश्चन में यही पूछा है। सॉल्वेंट का मास डब्ल्यू ए कितना दिया है, 500, लेकिन ग्राम में दिया है तो उसको न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। और मोलालिटी हमें ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके 2.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करके हमें मोलार मास की वैल्यू पता चल जाएगी। और किसका मोलार मास हमने निकाला है, सोल्यूट का मोलार मास। तो एम बी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एम बी विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 500। सॉल्व करने से आपको 16 ग्राम मिलेगा। थर्ड टाइप ऑफ मॉडल हमारा क्या आता है इस टॉपिक पे, तो देखिए, Which of the following 0.1 molar aqueous solution will have the lowest boiling point? इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे बच्चों अभी हमने बोला कि डेल्टा टी बी हमारा आई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आई बढ़ेगा, ठीक है, अगर आई बढ़ेगा तो इसका मतलब, अगर वेंटो फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेल्टा टी बी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, हमने ऊपर जब ग्राफ हमने समझा था तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जैसे जैसे सॉल्यूट का क्वांटिटी हम सोल्यूशन के अंदर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। राइट, यही बात मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारा सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे हम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे अगर बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा सोल्यूशन का, ठीक है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। अब हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर का कोई काम नहीं है, हमें सिंपली इतना ही पूछा है कि किस केस में इन चारों में से अगर चारों का 0.1 मोलार सोल्यूशन है, मतलब सभी का कंसंट्रेशन हमें सेम कर दिया है बच्चों, हमें बोला है कि किसका बॉइलिंग टेम्परेचर लोवेस्ट है। तो डेल्टा टी बी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है, तो टी बी भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा बच्चों, क्योंकि वेंटो फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा टीबी, डेल्टा टीबी। हमने देखा था कि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे जो डिफरेंस था हमारा वो बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर भी तो बढ़ता जा रहा था। हमने ग्राफिकली प्रूव किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यही छोटा सा ट्रिक है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डेल्टा टीबी एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर होता है। बट ये रिलेशन आपको कब लगाना है बच्चों, जब सभी सोल्यूशन की मोलारिटी या सभी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको सेम दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है कंसंट्रेशन सेम, तो आप सिंपली क्या करो, आपको करना बस इतना है, आई इंटू मोलारिटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका डेल्टा टीबी भी होगा और टीबी भी आपका होगा। ठीक है, अगर मोलारिटी अलग अलग होगा ना सोल्यूशन का, तो आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट सिंस यहाँ पे सभी का मोलारिटी सेम है तो मोलारिटी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, डायरेक्टली आप डेल्टा टीबी वाले फैक्टर को कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ पे हमें सिर्फ वेंटो फैक्टर को निकालना है। अब एक और बात देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नहीं दिया है ना। याद कीजिए पिछला जो मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहाँ पे हमने वेंटो फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। दो केसेस कंसिडर किए थे, डिसोशिएशन एंड एसोसिएशन, जहाँ पे मैंने एक बात आप लोगों को क्लियर किया था कि अगर आप लोगों को अल्फा नहीं दिया होता है तो आप ये एज्यूम करोगे कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोशिएट कर रहा है, और जब 100% डिसोशिएट करेगा तो वेंटो फैक्टर डायरेक्टली नंबर ऑफ आयन के बराबर हो जाता है। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को प्रूव करके बताया था। तो वेंटो फैक्टर डायरेक्टली n के बराबर है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आयन को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं K2SO4 की बात करूँ तो ये कितने आयन देगा बच्चों, 2 K+ का देगा और एक सल्फेट आयन का देगा।
तो बेसिकली कितने आयन बन रहे हैं, 3, तो इसका वेंटो फैक्टर 3 है। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंटो फैक्टर तो 1 ही लेना है। AlCl3 जब डिसोशिएट करेगा बच्चों तो Al+3 देगा और 3 Cl नेगेटिव देगा। तो कितने आयन बन रहे हैं, 4, तो I इसका 4 कर दीजिए। और NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा तो इसका वेंटो फैक्टर 2 है। अब हमें तो लोएस्ट बोला है बच्चों, तो लोएस्ट किसका होगा, जिसका वेंटो फैक्टर कम होगा। अगर हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कह दिया जाए तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा डेल्टा TB AlCl3 का है, उसके बाद किसका होगा, K2SO4 का होगा, उसके बाद होगा NaCl का, और सबसे लोवेस्ट किसका होगा बच्चों, यूरिया का होगा। तो या तो हमें इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, या तो हमें सिंपली 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको लोवेस्ट या फिर हाईएस्ट पूछा जा सकता है। तो अगर हाईएस्ट पूछा होता तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, लोवेस्ट पूछा गया है तो यूरिया। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे बच्चों एग्जाम में आते हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट में आ रखा है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। यहाँ पे 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका भी यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, और साथ साथ में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट एक दूसरे से, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 कंसेप्ट एक साथ आप लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज वेल एज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ solution of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732 mm। मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बच्चों, हमें कितना दे रखा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 732 mm। प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, मतलब वाटर के अंदर हमने सोल्यूट को डाल के सोल्यूशन बनाया है, और जब हमने उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला तो हमें 732 mm मिला। तो प्योर जो हमारा प्योर वाटर जो है, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग सोल्यूशन को रखे हुए हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो कितना होता है बच्चों, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का, वो किसके बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है। हमने अभी तो प्रूव किया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm है, और 1 atm आपका mm के टर्म्स में कितना होता है, तो 1 atm इज एक्चुअली इक्वल टू 760 mm, राइट। अब यहाँ गौर से देखिए बच्चों, सिंस हमारा जो सोल्यूशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब इस टेम्परेचर पे आने से जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारा इनडायरेक्टली क्या हिंट दिया है कि ये 1 atm के बराबर है, और 1 atm की वैल्यू बच्चों इन टर्म्स ऑफ mm कितनी होगी, 760 mm। अब याद कीजिए, ये रिलेशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, P0 माइनस PS/P0, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों हमने प्रूव किया था कि ये XB के बराबर होता है। अब मैं इसी कंसेप्ट को यूज करके ना पहले सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगी। कैसे, देखिए, P0 मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू 760, PS मतलब यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि कितना दिया है 732, तो 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाय 760, इस डिफरेंस, इस रेशियो को यूज करके आप XB निकाल चुके हो, और XB यहाँ पे क्या है बच्चों, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। अब याद कीजिए बच्चों, मैंने मोल कंसेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया था। मैंने बहुत सारे टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स जो आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल है, एज वेल एज डिफरेंट कंसंट्रेशंस के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में सारी बातें डिस्कस कर रखी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक को नहीं देखा है वो एक बार जाके देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स और जितने भी रिलेशंस होते हैं आपस में डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। तो बेसिकली वो
टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे बच्चों, सॉल्व करने जाएंगे, तो वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगी। तो ये रिलेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स वाले लेक्चर के अंदर। मोलालिटी क्या होता है? 1000 इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बी इंटू मोलार मास ऑफ अ सॉल्वेंट। दिस इज नथिंग बट मोलार मास, दिस इज मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है बच्चों? तो सॉल्वेंट हमने वाटर ले रखा है, तो वाटर का मोलार मास 18 कर दो। अब 1000 इंटू एक्स बी यहाँ पे जब सॉल्व किया बच्चों मैंने, तो एक्स बी की वैल्यू मुझे 0.037 मिला था। 1000 इंटू 0.037 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.037 इंटू सॉल्वेंट का मोलार मास 18 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मोलालिटी की वैल्यू मिल जाएगी, और मोलालिटी आपको मिलेगा यहाँ पे 2.13 मोलाल। अब जैसे ही हमें मोलालिटी मिल गया बच्चों, हमें सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे मैंने आई क्यों नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी सॉल्यूट के नेचर के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो जब तक आपको सॉल्यूट के नेचर के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तब तक आपको वेंटो फैक्टर 1 कंसिडर करना है। तो आई मैंने 1 ले लिया है बच्चों, के बी हमें दे रखा है 0.52 इंटू मोलालिटी हम निकाल चुके हैं हाउ मच? 2.13। तो जैसे हमने मोलालिटी को निकाला बच्चों यहाँ पे और केबी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू पता चल गई। अब ऑप्शंस को केयरफुली देखिए, ऑप्शंस में हमें डिग्री सेल्सियस में मेजर करने को कहा है। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबीएस माइनस टीबी नॉट। अब यहाँ पे टीबीएस कितना होगा? हमें तो सोल्यूशन का निकालना है, तो टीबीएस विल बी नथिंग बट ये वाला टर्म यहाँ जाके ऐड हो जाएगा डेल्टा टीबी के साथ। तो टीबीएस विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, और डेल्टा टीबी तो ऊपर निकाल चुके 1.108 प्लस टीबी नॉट। तो टीबी नॉट हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? देखिए, 101.108 डिग्री सेल्सियस, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं? 101 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक और मॉडल है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलार K4FeCN6 सोल्यूशन विल बी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 100% डिसोशिएट नहीं करता है। इसके जो बाहर वाले पार्टिकल होते हैं वही आयनाइज करते हैं। तो K4FeCN6 एक्चुअली में आयनाइज करेगा कैसे? 4K प्लस और एक आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो टोटल आयन कितने मिल रहे हैं बच्चों? टोटल 5 मिल रहे हैं, 4 K प्लस और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बच्चों डायरेक्टली I को 5 किस लिए ले लिया? तो अभी मैंने ऊपर कहा था आप लोगों को कि जब तक अल्फा ना दिया जाए आप लोगों को, तब तक वेंटो फैक्टर डायरेक्टली आप n के बराबर ले सकते हो, जहाँ n किसके बराबर है? n इक्वल टू नंबर ऑफ आयन के इक्वल है। तो यहाँ से 5 आयन मिल रहे हैं, तो वेंटो फैक्टर हमारा 5 हो गया। अब हमें पूछा क्या है बेटा? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, मतलब टीबीएस निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, हमें बस इतना ही समझना था। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई हमारा 5 हो चुका है, के बी हमें 0.52 दिया है, मोलालिटी भी हमें कितना दिया है? अब यहाँ देखो एक और बात, इस कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो मोलालिटी पूछा है लेकिन दिया तो मोलारिटी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मैंने स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपको पिछले लेक्चर में कहा था, तो वहाँ पे एक बात मैंने बहुत ही क्लियर कर दी थी कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं दे आर डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन मोलालिटी एंड मोलारिटी आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर आपको मोलारिटी भी दिया है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्टली आप मोलारिटी को क्या ले लेंगे बच्चों? मोलालिटी ले लेंगे। तो m के जगह पे 0.1 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा टी बी पता चल जाएगा, और हमें तो TBS निकालना है। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है? TBS माइनस TB नॉट के बराबर। तो यहाँ से TBS हमारा कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा TB प्लस TB नॉट। अब TB नॉट कितना है? ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से एक और बात,
अगर बच्चों यहाँ पे गौर से देखोगे तो सोल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट हमने कौन सा यूज़ किया है वो कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको ना मेंशन किया जाए तब आपको यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर को ही कंसिडर करना है। और जिन बच्चों को अगर वाटर का केबी वैल्यू याद है तो इस केबी के डाटा को देख के भी वो पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली में सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। क्योंकि वाटर के केस में बच्चों केबी हमारा कितना होता है, 0.52 होता है। तो कभी कभार आपको डायरेक्टली सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया जाता है, तो ना अगर किया जाए तो आप उसको वाटर कंसिडर कर लीजिएगा। और टीबी नॉट हमारा वाटर के केस में कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 हो गया। और डेल्टा टीबी तो हम निकाल चुके हैं विच इज़ 0.26। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 100.26 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये बच्चों एक और मॉडल है जो हमने सॉल्व किया। एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारा। सपोज आपको कहा है कि शिमला पे प्योर वाटर आपका बॉईल कर रहा है 99.725 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वाटर का केबी 0.51 हो जाए देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.69 मोलाल यूरिया सोल्यूशन विल बी। अब यूरिया आपको कह दिया है, इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका वेंटो फैक्टर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना दिया है। इसका मतलब ये जो हमारा टेम्परेचर है वो कौन सा वैल्यू है बच्चों, दिस वैल्यू इज नथिंग बट टीबी नॉट। बट हमें निकालना है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टीबीएस निकालना है। तो डेल्टा टीबी हमारा टीबीएस माइनस टीबी नॉट होता है। अब डेल्टा टीबी हम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। बट आई तो यहाँ पे 1 ले लेंगे क्योंकि यूरिया दिया है, और के बी हमें दिया है क्वेश्चन में 0.51, और मोलालिटी भी दे रखा है हमें 0.69 मोलाल। मोलाल किसकी यूनिट होती है, मोलालिटी की। तो जब मोलालिटी और के बी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी बी हमारा 0.352 आएगा। तो टी बी एस हमारा कितना आएगा बच्चों, टी बी एस विल बी टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी। कैसे, क्योंकि बार बार मैं यूज़ कर रही हूँ इस टर्म को। डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी एस माइनस टी बी नॉट होता है। तो टी बी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। अब डेल्टा टी बी तो हम निकाल चुके हैं 0.352, एंड सिंस यहाँ पे आंसर में बच्चों हमें डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया है, तो फिर से मैं यहाँ पे टी बी एस इक्वल टू जो डेल्टा टी बी इंटू टी बी नॉट है, तो डेल्टा टी बी तो हम इतना ही रखेंगे 0.52 जो हमें मिला है, बट टी बी नॉट हम कितना रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100.352 मतलब आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे टी बी नॉट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया कितना है, देखिए टी बी नॉट, क्वेश्चन में हमें टी बी नॉट दिया है 99.725 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी बी नॉट के जगह पे 99.725 डिग्री सेल्सियस आपको रखना है। अगर ये टेम्परेचर ना मेंशन किया जाता बच्चों, ठीक है, अगर ये टेम्परेचर आप लोगों को नहीं मेंशन किया जाता तब आप इसको कितना कंसीडर करते बच्चों, 100। लेकिन यहाँ पे आपको बॉइलिंग टेम्परेचर मेंशन कर दिया है कि इतना ही बॉइलिंग टेम्परेचर शिमला में आपको लेना है, तो आप यहाँ पे टी बी नॉट कितना रखोगे बच्चों, 99.725 यूज़ करोगे, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 100.08 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आपका कितना होगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक और मॉडल हमने लिया है, दिस टाइप ऑफ मॉडल, दिस मॉडल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, 1 मोलाल सोल्यूशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि बेंजीन के अंदर हमने बनाया है, और इट शोज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एलिवेशन इज गिवन टू यू। अब एलिवेशन का मतलब होता है बच्चों डेल्टा टीबी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा टीबी की वैल्यू, और कितना दी गई है, 1.518 केल्विन। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है इन केस ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एसिड इन द बेंजीन। जैसा कि बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के अंदर हमेशा डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमराइजेशन मतलब ये किसका है केस, एसोसिएशन का। और एसोसिएशन के केस में बच्चों ये रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिराइव करके दिया था कि अल्फा आई और एन के बीच में क्या रिलेशन है। आई यहाँ पे वेंटो फैक्टर है, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मतलब कितना परसेंट आपका पार्टिकल एसोसिएट कर चुका है, यहाँ डाइमराइज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि कितना परसेंट पार्टिकल आपका डाइमर में कन्वर्ट हो चुका है। और एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कितने पार्टिकल कंबाइन करके
एसोशिएट कर रहे हैं। तो एसोसिएशन यहाँ पे किस तरह का है, डाइमराइजेशन। तो एन यहाँ पे डाइमर के लिए कितना होगा 2, क्योंकि 2 पार्टिकल आपस में एसोशिएट कर रहे हैं। अगर 3 पार्टिकल एसोशिएट करके ट्राइमर बना रहे होते तो एन की जगह पे हम 3 ले लेते। नाउ डेल्टा टी भी बच्चों हमें दे दिया है, अल्फा हमें निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन 1/n-1। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, एक बार आप लोग देखिए कि कैसे ये रिलेशन आया है, ठीक है। उसके बाद सिंस ये डाइमर की बात कर रहा है तो n के जगह पे यहाँ 2 डाल देंगे। तो अल्फा इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1, 1/2 -1 हमारा -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से वेंटो फैक्टर हमारा किसके बराबर आएगा बच्चों, i-1 विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू -1/2 विच विल बी माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से वेंटो फैक्टर हमारा कितना आएगा बच्चों, -1 को इधर लेके चले जाएंगे तो i विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो वेंटो फैक्टर है बच्चों मैंने अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए डेल्टा टी बी हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम होता है, ठीक है। क्योंकि आई तो हमें पता चल गया है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। तो मैं आई के टर्म्स में लिखूंगी डेल्टा टी बी इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.518 इक्वल टू आई के जगह पे 1 माइनस अल्फा बाई 2। के बी हमारा कितना दिया है, तो के बी हमारा 2.53 दिया है। और मोलालिटी कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 मोलाल कहा है। 1 मोलाल मतलब मोलालिटी यहाँ पे 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 2.53 को यहाँ जाके डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद ये रेशियो आपको 0.6 के बराबर आएगा। तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0.6। तो अल्फा बाई 2 हमारा 0.4 होगा और अल्फा यहाँ से 0.8 होगा। अल्फा अगर 0.8 है तो कितना परसेंट हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, 80%। मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि एक्चुअली में कितना परसेंट एसोशिएट हुआ है, तो 80% बच्चों क्या हुआ है यहाँ पे, एसोसिएशन हुआ है। मतलब 80% या 80% कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एसोशिएट कर गए हैं। नाउ वन मोर टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, सिल्वर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है जो 0.003 केल्विन राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये राइज मतलब क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन का ही मतलब क्या होता है बच्चों, राइज। मतलब ये जो हमारा डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, ये डिफरेंस एक्चुअली में डेल्टा टीबी को इंडिकेट कर रहा है। ये जो राइज कहा है ये एक्चुअली में डेल्टा टीबी को इंडिकेट कर रहा है कि इतना आपका अमाउंट क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद केएसपी हमें निकालना है, किसका केएसपी बच्चों, सिल्वर सल्फेट का। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्लियरली एक हिंट दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और बच्चों जब मैंने वेपर प्रेशर का लेक्चर आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 ऑफ सोल्यूशन चैप्टर जब बताया था तो वहाँ पे क्लियरली एक बात कहा था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम आपका होता है अनडिसोशिएटेड पार्टिकल एंड डिसोशिएटेड आयन के बीच में। तो सिल्वर सल्फेट को जब हम सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके आयन Ag+ एंड सल्फेट आयन बनेगा। इक्वेशन अगर बैलेंस करोगे तो 1 मोल ऑफ Ag2 SO4 विल गिव 2 मोल ऑफ Ag+ एंड सल्फेट आयन। और ये जो हमारा अनडिसोशिएटेड पार्टिकल है और ये जो आयन है डिसोशिएटेड फॉर्म में, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आपकी स्टैब्लिश होती है। नाउ अगर सपोज बच्चों इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पे देखिए इसके Ag+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2S होगा। और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, S होगा। जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही यहाँ पे आयन तो आपका फॉर्म होगा सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे Ag+ का कंसंट्रेशन हम लिखेंगे 2S और सल्फेट का कंसंट्रेशन लिखेंगे S। तो KSP कितना हो जाएगा, KSP विल बी 2S का होल स्क्वायर इंटू S पावर 1। जो भी कोफिशिएंट होता है उसी से तो हम उसका पावर रेज कर देते हैं। तो 2S का स्क्वायर इंटू S पावर 1 सॉल्व करेंगे तो 4S क्यूब हो जाएगा। नाउ जैसा कि मैं कई बार अभी तक बता चुकी हूँ आप लोगों को कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी बच्चों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, डेल्टा टीबी मुझे दिया था, केबी भी मुझे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली कहा है कि 1 मोलालिटी इक्वल टू 1 मोलारिटी। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये कह दिया है कि सोल्यूशन आपका डाइल्यूट ही है, जहाँ पे हम आराम से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम है,
ठीक है। अब मैंने आई यहाँ पे 3 क्यों रखा बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा Ag2SO4 है ये सॉल्ट है, और सॉल्ट यहाँ पे आयन बना सकता है। और जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में आपको अल्फा का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, तो जब अल्फा ना दिया जाए तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप इमेजिन करो कि ये 100% टूट चुका है, और जब वो 100% आपका डिसोशिएट करेगा तो आई किसके बराबर रखेंगे, n के बराबर। तो n यहाँ पे कितना होगा, तो Ag2SO4 आपका कितने आयन बना रहा है, 2 Ag प्लस और एक सल्फेट आयन, तो 3 पार्टिकल बना रहा है। तो वेंटो फैक्टर I इक्वल टू 3 ले लीजिए। तो वेंटो फैक्टर के जगह पे 3, Kb के जगह पे हम कितना डालेंगे 5, तो यहाँ पे 5 इंटू मोलालिटी हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि डेल्टा Tb तो दे रखा है हमें। तो जब बच्चों यहाँ पे सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेल्टा Tb के जगह पे ये वैल्यू, आई के जगह पे ये वैल्यू, के बी के जगह पे ये वैल्यू, तो फाइनली हमें मोलालिटी पता चलेगा। और मोलालिटी यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब जैसा कि बोला है कि मोलारिटी के बराबर है, तो जितनी मोलालिटी आई है उतनी ही मोलारिटी हम कह देंगे। अब मोलारिटी ही बच्चों क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी यहाँ पे सेम ही है। तो अगर मोलारिटी आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो KSP तो हमारा 4s³ है, तो 4 इंटू एस के जगह पे हम कितना रख देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल क्यूब। जब सॉल्व करोगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, और 10⁻⁻⁴ का होल क्यूब कितना होगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 10⁻⁻12। अब गौर से देखिए 10⁻⁻12 के अंदर जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3.2 है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 32 है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर ऊपर वाले ऑप्शन को देखा जाए बच्चों, तो मैं इस 32 इंटू 10⁻⁻12 को क्या लिख सकती हूँ, 3.2 इंटू 10⁻⁻11, मतलब हमारा पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर इज फर्स्ट वन। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए एक और लास्ट मॉडल जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। When 0.1 मोलाल acetic acid is present in a solvent, it shows elevation in boiling point of 0.75 डिग्री सेल्सियस। अब एलिवेशन क्लियरली कह दिया है, मतलब डेल्टा Tb की वैल्यू आपको 0.75 दे रखी है। अब डेल्टा Tb एक्चुअली में होता क्या है, I इंटू KB इंटू M के बराबर। KB तो हमें दे रखा है 5, ठीक है, और मोलालिटी हमें कितना दे रखा है 0.1, और डेल्टा Tb कितना दे रखा है 0.75। तो इसको सॉल्व करके हमें I पता चल गया बच्चों, और I यहाँ पे क्या है, वेंटो फैक्टर। अब यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, देखिए अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है, और सॉल्वेंट आपको स्पेसिफाई नहीं कुछ किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या मान के चलोगे, सबसे पहले क्लियरली यहाँ पे क्या कहा है, एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट। अगर डिसोशिएशन टर्म्स कह दिया है तो हमें वेंटो फैक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई है 1.5, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालेंगे। इससे पहला जो क्वेश्चन हमने बच्चों सॉल्व किया था, उसके अंदर भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे रखा था, लेकिन वहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया था कि यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और डाइमर की वजह से हमने एसोसिएशन वाला वेंटो फैक्टर एंड अल्फा के बीच का रिलेशन कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एसिड का डिसोशिएशन हो रहा है, और उसी एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट को निकालना है, मतलब हमें क्या निकालने को कहा है, Ka की वैल्यू को निकालने के लिए कहा गया है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा Tb हमारा 0.75 है, ठीक है। अब डेल्टा Tb I इंटू KB इंटू M होता है। अब डेल्टा Tb बच्चों कितना है 0.75, तो I यहाँ से हमें कितना मिल गया 1.5। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो I है वो ग्रेटर देन 1 है बच्चों। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये कहा है कि I की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वहाँ डिसोशिएशन होता है, I अगर लेस देन 1 होती है तो इसका मतलब एसोसिएशन होता है, और I अगर 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब नो डिसोशिएशन नो एसोसिएशन, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए सिंस एसिटिक एसिड का डिसोशिएशन हो रहा है, तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट करके क्या बनाएगा, एसिटेट एंड H+ आयन। T इक्वल टू 0 टाइम पे हमें मोलालिटी दे रखा है 0.1 मोलाल, लेकिन जैसा कि क्लियरली हिंट दिया है मोलारिटी एंड मोलालिटी बराबर हैं, तो मोलालिटी के जगह पे मैं कितना ले रही हूँ 0.1 मोलार ले रही हूँ। अब 0.1 मोलार इनिशियली आपका कंसंट्रेशन है T इक्वल टू 0 टाइम पे, और आयन का कंसंट्रेशन हम 0 ले लेते हैं। नाउ
टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड, सी में से कितना कंज्यूम होता है बच्चों, सी अल्फा। तो सी हमारा 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 में से 0.1 अल्फा आपका कंज्यूम हो गया, ठीक है। और जितना कंज्यूम्ड होगा वही तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल से 1 मोल ये भी बन रहा है, 1 मोल ये भी बन रहा है। तो सी अल्फा के कंजप्शन से ये भी सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा, जहाँ पे सी कितना है हमारा 0.1। अब के कितना होता है बच्चों, तो के विल बी नथिंग बट 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 0.1 हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, के को निकालने के लिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या क्या वैल्यू है 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा, और रिएक्टेंट में 0.1 कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये 0.1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आई हम निकाल चुके हैं बच्चों 1.5। अब इसका मतलब ये है, सिंस ये डिसोशिएशन का केस है, तो डिसोशिएशन के केस में बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था वेंटो फैक्टर एंड अल्फा के बीच में, ये वाला। अगर नहीं किसी ने देखा है तो पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे ये पूरा डिराइव किया है मैंने। अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 होता है। आई तो हमें दे दिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है हमने ऊपर, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। एन यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि ये पार्टिकल कितने आयन दे रहा है डिसोशिएट करने के बाद, 2 आयन, तो एन के जगह पे 2 हो जाएगा। सॉल्व किए तो अल्फा यहाँ पे 0.5 आ गया। अगर अल्फा बच्चों 0.5 है, मतलब यहाँ पे अल्फा आपका 50% है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों, कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है के इक्वल टू, यहाँ पे जो हमें मिला है के के जगह पे 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा 1 के सामने तभी आप नेग्लेक्ट करोगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ दिस अल्फा इज लेस देन 10%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अल्फा अगर 10% से कम होता है तभी इस अल्फा को 1 के सामने इग्नोर करते हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जहाँ पे आपको अल्फा समटाइम्स 50% या 40% दिया हो सकता है, समटाइम्स 80% दिया हो सकता है। वैसे केसेस में आप कभी भी 1 के सामने अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पूरा लिखना है, 1 माइनस अल्फा आपको डिनोमिनेटर में कंप्लीट लिखना है। तो देखिए के कितना होगा, 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हम निकाल चुके हैं कितना, 0.5, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.1 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू यहाँ से 0.05 आएगा, जिसको मैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकती हूँ। और 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 हमारा कौन से ऑप्शन में है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो हमने सेकंड पार्ट था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको कंप्लीट कर दिया है। और जितने भी तरह के पॉसिबिलिटी हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एंड आप लोगों को अगर और भी वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर, और अगर आपको चाहिए कि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।